नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को आज आईएएस एसोसिएशन विदाई देगी। 31 जुलाई को उत्पल कुमार सिंह रिटायर हो रहे हैं। 1 अगस्त से नए मुख्य सचिव जिम्मेदारी संभालेंगे। वर्तमान अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश का अगर हम जिक्र करें, उनका नाम जो है लगभग तय माना जा रहा है। मुख्य सचिव की रेस में नए मुख्य सचिव के लिए तमाम चुनौतियां भी तैयार है, जिसमें आपको बताते हैं केंद्र की योजनाएं, कोरोना कंट्रोल, कुंभ और 2022 का चुनाव सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, उनके विदाई कल है, जिस तरह से कल आखिरी दिन है और आज कार्यक्रम। और उसके अलावा जब हम जिक्र कर रहे हैं नए मुख्य सचिव जो बन सकते हैं, ओम प्रकाश जिनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है और उनकी चुनौतियां क्या हो सकती है, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, एक मुख्य सचिव जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, एक जिनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है, दोनों ही के कार्यकाल की चुनौतियां हमने देखी, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है विदाई, वो भी बताइएगा और नए मुख्य सचिव के सामने जो चुनौतियां रहने वाली है वो भी। बिल्कुल जीनत, उत्पल कुमार सिंह 25 अक्टूबर 2017 को दिल्ली में थे। उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी थे, लेकिन यहां पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई मुख्य सचिव की और कल उनका यहां पर रिटायरमेंट है। इससे पहले कैबिनेट ने कल उन्हें विदाई दी, यहां पर आखिरी कैबिनेट उनकी थी। इसके अलावा आज आईएएस एसोसिएशन उन्हें विदा करेगी और उनका जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है वो भी उन्हें 3 बजे विदाई देगा। अब सवाल यह है कि क्या चार्ज आज होगा या फिर कल। आज और कल में चार्ज लेंगे नए मुख्य सचिव। और जो खबरें हमारे पास है सूत्रों के हवाले से कि ओम प्रकाश जो अपर मुख्य सचिव है, उनका करीब करीब अगला मुख्य सचिव बनना तय है जीनत। अब बात आती है कि जो नए मुख्य सचिव होंगे, अगर वो ओम प्रकाश होते हैं तो उस केस में नए मुख्य सचिव के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी। और बड़ी इस लिहाज से क्योंकि सेंटर की बड़ी योजना यहां पर चल रही, खासतौर पर केदारनाथ का काम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी नजर रहती है। उस काम को कंप्लीशन कैसे दिया जाए, उस पर एक खास बड़ी चुनौती रहेगी। ऑल वेदर रोड को कंप्लीट करना है क्योंकि 2022 में चुनाव होना है, तो उससे पहले कम से कम राज्य सरकार यह जरूर दिखाना चाहेगी कि सेंटर का यह प्रोजेक्ट यहां पर पूरा हुआ है। तीसरी चुनौती रहेगी कि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, उसका काम तेजी से हो, वहां पर कहीं रुकावटें ना आए, चाहे सेंटर के मंत्रालयों से चाहे परमिशन की बातें हो, वहां पर एक तीसरी चुनौती रहेगी। इसी तरीके से नमामि गंगे से जुड़े तमाम काम है और सेंटर के पर्यावरण से जुड़े तमाम काम है, उनको किस तरीके से अमली जामा पहनाना, ये सेंटर के लिए। राज्य के लिए अगर बात करें तो राज्य में कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए, एक चुनौती। दूसरी चुनौती है कि कुंभ 2021 में होना है, वो किस स्वरूप में होगा, ये फरवरी में तय होगा, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं किस तरीके से रहेंगी, ये भी मुख्य सचिव के सामने बड़ी चुनौती रहेगी। और तीसरी बड़ी चुनौती रहेगी 2022 का चुनाव। वो इस लिहाज से कि सरकार का अब कम से कम 1.5 साल का वक्त बचा है और सरकार के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, सरकार के जो बड़े प्रोग्राम्स हैं, उनको किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए, कैसे नीतियों को पूरी उनका निर्धारण सही तरीके से हो और आम लोगों तक वो सुविधाएं, वो योजनाएं पहुंचे। जीनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो चैलेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा हैं। मसूरी के कंपनी गार्डन के पास एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर फटने से 9 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। जो झुलसे हुए लोग हैं उन्हें सर्विस के जरिए, पुलिस फायर सर्विस के जरिए अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ है, यानी कि सिलेंडर लीक हो रहा था और धमाका होता है। उसके बाद घर में रखा सामान काफी जल जाता है। आसपास के लोग भी डरे हुए हैं। पिथौरागढ़ के बंगापानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन रेस्क्यू बेहद मुश्किल हालात में हो रहा है। देखिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चामी का यह वीडियो है। उफनते नाले के दोनों छोर पर सेना के जवान मुस्तैद हैं, जो फंसे लोगों को एक ड्रम में डाल रहे हैं और फिर हवा में लटके तार की मदद से दूसरे छोर पर पहुंचा रहे हैं। ये दृश्य किसी को भी झकझोर सकता है, लेकिन मजबूरी है लोगों को और लोगों की जिंदगी जो है बचानी है और सेना के जवानों को उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। जरा सोचिए, एक ड्रम में आप हवा में हो और नीचे तबाही मचाता नाला, तो कैसा होगा? आप क्या सोचेंगे? पहाड़ों पर रहने वालों की जिंदगी कुछ ऐसी ही होती है। प्रकृति से तो ये आए दिन लड़ते ही हैं, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी खतरे में हमेशा ही रहती है। एक छोटी बच्ची भी जो 2 दिन से दूसरे छोर पर फंसी थी, हवा में लटके ड्रम की मदद से ही दूसरे छोर पर पहुंच पाई।
पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में आए दिन प्रकृति का तांडव देखने को मिल रहा है। जरा इस वीडियो को भी देखिए, किस तरह से खौफनाक अंदाज में मटमैली होकर नदी निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों से मलबे और बोल्डर की नदी निकल पड़ी हो। भारी बारिश में दरक रहे पहाड़ मलबे की नदी में तब्दील हो गए हैं। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर कोई भी भयभीत हो सकता है। बावजूद इसके बंगापानी के लोगों को ऐसे हालात के बीच ही खुद को बचाना पड़ता है। तो जरा आप तस्वीरें देखिए, कभी कभी आप अगर थोड़ा सा रिमाइंड करें, ज्वालामुखी जब फटता है ऐसा लगता है जैसे लावा बह रहा हो, बस रंग थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है कि जैसे कोई लावा बह रहा हो, उस तरह की तस्वीरें हैं। और ये देखिए, मिट्टी है दलदली, इसमें छोटे जो पत्थर होते हैं और ये इंसान को बड़े आराम से बहा के ले जाए और जिंदा रह पाना तो नामुमकिन सी स्थिति। आगे बढ़ते हैं, पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी रोड की बात करेंगे। विशाल पहाड़ी भरभरा कर नदी में समा गई। चिल्किया पुल के पास भारी भूस्खलन हुआ है और इसी वजह से पीडब्ल्यूडी की करीब 100 मीटर सड़क पूरी तरह से तहस नहस हो गई। थल मुनस्यारी रोड में जगह जगह इस तरह के भूस्खलन जारी हैं और इसकी वजह से 3 दिन से ये अहम रोड बंद पड़ी है। तो चारों तरफ तबाही है। पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील की हम बात कर रहे हैं। आसमानी आफत भी तबाही मचा रही है। हालात यह है कि रास्ते बंद होने की वजह से बीमार और गर्भवती महिलाओं को ग्रामीण डोली और डंडों की मदद से अस्पताल पहुंचाते हैं। खतरनाक रास्तों से ग्रामीण 10 से 15 किलोमीटर तक का सफर तय कर रहे हैं। अभी भी आपदा प्रभावित इस इलाके में 200 से ज्यादा लोग रास्ते टूटने की वजह से फंसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एयरफोर्स से MI-17 हेलीकॉप्टर देने की मांग की है। वायुसेना की रिक्वेस्ट भी हमने भेजा हुआ है कि हमें हेलीकॉप्टर की मदद से आप उन परिवारों को निकालने के लिए हमको मदद चाहिए होगी। वो रिक्वेशन मैंने जो है ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भेज दिया है, वायुसेना मुख्यालय भी भेज दिया है। वहाँ से जो भी राहत प्राप्त होगी उसको हम प्रयोग करेंगे। तात्कालिक व्यवस्था के लिए हम लोगों ने चामी ग्राम पंचायत में और बरम इंटर कॉलेज में जो है हेलीपैड का व्यवस्था किया हुआ है। उधर चमोली की बात करें तो बद्रीनाथ हाईवे पागल नाला और भनेर पानी के पास अब भी बंद है। कई जगहों पर बरसाती नदियां जो है मलबों के साथ बह रही है। कर्णप्रयाग से गौचर के बीच गलनाओं के बीच उत्तराखंड रोडवेज की एक बस फंस गई है। भारी कीचड़ के बीच फंस गई ये बस जो थी, बाद में मशीनों के जरिए इसे हटाया जाता है और फिर मलबा हटाया जाता है, फिर बस को निकाला जाता है। पूरे चमोली में अब तक 14 रोड बंद हो चुकी हैं। हरिद्वार में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से यहां नील पर्वत पर स्थित अंजनी देवी मंदिर मार्ग पर पहाड़ी दरक गई है, जिससे यहां भूस्खलन होने से मंदिर मार्ग पर 2 स्थानों में मलबा आ गया। मंदिर कार्यालय का भवन भी इसकी जद में आ गया है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि पिछले 2 साल से लगातार इसी तरह के कई बार लैंडस्लाइड हुए हैं। शिकायत तो प्रशासन से की गई, फिर भी सुनवाई नहीं हुई है। चंपावत जिले के टनकपुर की शारदा नदी से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। शारदा नदी किनारे बच्चे और बड़े दोनों अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में पहाड़ से बहकर आ रहे लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोग प्रशासन से लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, बहकर लकड़ियां आ रही हैं, उसे इकट्ठा कर रहे हैं और यकीनन ये जलावन के तौर पर गांव देहात में हम देखते हैं कि चूल्हे पे खाना बनता है, लेकिन ये जानलेवा हो सकता है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से बनबसा में शारदा नदी उफान पर है। ऐसे में प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को निर्देश दिए हैं। कहा है बनबसा बैराज पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, आप यहां पर नहीं आइए। और बनबसा बैराज से 2,31,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। बैराज से की गई पानी की इस निकासी से नदी किनारे रहने वाली आबादी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग प्रशासन से डूबे हुए क्षेत्र में आने से बचाने की मांग कर रहे हैं। दो दिन से बहुत तेज बारिश हो रही है, जिससे शारदा जी ने अपना रौद्र रूप ले रखा है। जो यहाँ का जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है और ये जलस्तर जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है हमारे जो चंपावत जिले को और उधमसिंह नगर जिले को नुकसान काफ़ी करता है। जनपद में सभी जो लाइन डिपार्टमेंट हमारे राजस्व विभाग हैं, सिंचाई विभाग हैं, लोक निर्माण विभाग है, सभी को अलर्ट में रखा गया है
और आज व्यतीत हुआ है कि शारदा का जलस्तर 2,31,000 क्यूसेक गया है। हल्द्वानी और इसके आसपास की सड़कों की हालत बेहद खराब है। सड़कें जानलेवा साबित हो रही हैं। शहर की मेन सड़कों के साथ ही कॉलोनियों की सड़कें भी गड्ढों से भरी हुई हैं। बारिश का पानी इन गड्ढों में रुक रहा है, जिससे गाड़ी चलाने में तो दिक्कत हो ही रही है। साथ ही गड्ढों में भरे पानी में मच्छर पनपने का खतरा पैदा होता है, जिससे कॉलोनियों में डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। सर हमारी क्या होता है, हम रोडों पर चल रहे होते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। डेंगू का समय है, छोटे छोटे बच्चे हैं इस कॉलोनी में, बीमार पड़ सकते हैं, खेलते हैं। PWD को रोड ट्रांसफ़र कर दिया है, उनके पास फंड है, थोड़ा फंड नहीं है, करोड़ों में पैसा है, लेकिन इस समय अगर उस फंड्स का उपयोग किया जाए और सड़क बनाने का प्रयास किया जाए तो वो सड़क बन तो जाएगी, लेकिन 10-20 दिन में ही उखड़ जाएगी। हरिद्वार देहरादून हाईवे 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पुल का पुस्ता बह गया है। खबर पर पहुंची पुलिस ट्रैफिक रोककर NHAI के अधिकारियों को इसकी खबर दी गई है। खबर के बाद मौके पर पहुंचे जो अधिकारी थे NHAI के, उनका कहना है कि पुल के पास से गुजर रहा पानी की जो पाइपलाइन है उसमें रिसाव हो रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ये हिस्सा ढह गया है और अब मरम्मत का काम किया जा रहा है। खबर कोटद्वार से है। यहां के लोक मणिपुर इलाके में मोबाइल गेम की लत की वजह से 18 साल के एक लड़के ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि ये मोबाइल पर गेम खेलते खेलते अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और फांसी लगा लेता है। परिवार वाले आनंद फानन में उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस ने बताया कि युवक के मोबाइल को कब्जे में लिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। परिवार का कहना ये है कि मोबाइल में अचानक खेलते खेलते ही ये घर के अंदर गया और इसने ये सुसाइड का अटेम्प्ट कर लिया। कोई घर में कोई झगड़ा भी नहीं है, किसी ने कोई डांटा वगैरह भी नहीं था और इस प्रकार का कोई अभी तक कोई अफेयर वगैरह की बात भी संज्ञान में नहीं आ रही है। अब चूँकि अब अभी नया मामला है, अब इसमें जांच कर रहे हैं लोग, मोबाइल को हम कब्जे में लेकर उसको चेक करेंगे, उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। उधर कोटद्वार बेस अस्पताल में एक मरीज ने आत्महत्या कर ली है। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से कूदकर मरीज ने जान दी है। युवक दुगड्डा का रहने वाला था और 27 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि युवक की आत्महत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कल उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट आए हैं, जिसमें देहरादून की सुजाता रमोला भी 12वीं की मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में आई है। और बड़ी बात यह है कि सुजाता जो है वो सरकारी स्कूल की छात्रा है और उनको 91.8% मार्क्स मिले हैं। माँ घर चलाने के लिए झाड़ू पोछे का काम करती हैं। खुद सुजाता अपनी छोटी बहन की देखभाल के साथ पढ़ाई करती हैं। अब सुजाता और उनकी माँ इस सफलता से बहुत खुश हैं। मेरे उत्तराखंड बोर्ड से 91.8% आए हैं और इसके पाने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है कंटिन्यूसली। 10th में भी बहुत कोशिश करी थी कि 90+ आ जाए, पर 10th में नहीं आ पाए, 88% आए थे, पर 12th में आए तो बहुत खुशी हुई। इसने अपने पापा का नाम जो था रोशन कर दे। माँ बाप कितना भावुक हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी दुनिया बच्चों में ही देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए गंगोत्री धाम से भी गंगा जल और रेत मिट्टी भेजी गई है। गंगोत्री मंदिर समिति के मुताबिक चंपत राय का अयोध्या से फोन आया और उन्होंने डाक से गंगा जल और रज भेजने को कहा है, जिसके बाद पूजा अर्चना के बाद तांबे के बर्तन में पैक करके गंगा जल और रेत मिट्टी को भेज दिया गया है। सारे गंगोत्री वासी, सारे पुरोहित गणों का प्रेम माँ गंगा के रूप में जाएगा और माँ जब शिलान्यास होगा मंदिर का तो सबसे पहले माँ गंगा वहाँ पर पहुँचेगी। इन शब्दों के साथ सारे देशवासियों को पुनः बधाई। अल्मोड़ा से भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। सिद्धि, नौला और जागेश्वर धाम से जल और मिट्टी लेकर कार्यकर्ता अयोध्या निकले हैं। 5 अगस्त को शुरू हो रहे राम मंदिर के निर्माण में मिट्टी और जल भगवान राम के चरणों में समर्पित करेंगे। राम जन्मभूमि के लिए जागेश्वर सिद्धनौला से जल और माटी को लेके हमारे कार्यकर्ता यहाँ से अयोध्या जाएंगे। जल माटी को वहाँ समर्पित करेंगे भगवान श्री राम के चरणों में। पहाड़ की महिलाएं आजकल अपने हुनर से चाइना को मात देने में जुटी हुई हैं, जिससे वो न केवल पैसे कमा रही हैं बल्कि पर्यावरण को भी बचाने का काम कर रही हैं। कैसे, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पिथौरागढ़ के सीमांत इलाकों की ये महिलाएं चाइना की राखियों को मात देने के लिए इको फ्रेंडली राखियां बना रही हैं, जिसकी बाजारों में खूब डिमांड भी है।
महिलाएं इन राखियों को रिगाल और स्थानीय उत्पादों के जरिए तैयार कर रही हैं, जो पूरी तरह इको फ्रेंडली हैं। ये बात अलग है कि बिना मशीनों के इन राखियों को बनाने में मेहनत भी खूब लग रही है और महिलाएं अपने गांव में ही इन राखियों को तैयार कर महीने भर का खर्चा आराम से निकाल रही हैं। हमें पहले पता नहीं था कि हमें निकाल के ये नई नई चीज़ें बनती हैं और हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और हम एक दिन में 1000-1200 तक ये बना लेते हैं राखी और हम इसमें से कमा लेते हैं 5-6 हज़ार के करीब। इन राखियों के जरिए रोजगार की चाह रखने वाली महिलाओं का घर तो चल ही रहा है, साथ ही स्थानीय बाजार के साथ ही इन इको फ्रेंडली राखियों की डिमांड दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों से जमकर आ रही है। आलम तो ये है कि डिमांड के मुकाबले इन राखियों की सप्लाई नहीं हो पा रही, जिसके लिए उत्तरापंथ संस्था इन राखियों के लिए मार्केट तलाशने का काम कर रही है। इससे लगा ये बहुत खुश भी हैं और इनको मतलब बाहरी चीज़ उसे मतलब नहीं, खूब पैसा कमाए और अपना जो घर है हमारा अच्छी तरह चले और नौकरी से ज़्यादा इनको इनके समझ में ये आ गया कि नौकरी से ज़्यादा धंधे में पैसा है, ऐसे कमाने में पैसा है। असल में जीपी पंत पर्यावरण एवं विकास संस्थान लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रहा है और इसी कड़ी में महिलाएं इन रंग बिरंगी राखियों में अपना भविष्य तलाश रही हैं। इको फ्रेंडली राखी बनाकर ये महिलाएं स्थानीय उत्पाद को तो एक पहचान दे ही रही हैं, साथ ही अपने रोजगार के अवसर भी तलाश रही हैं और आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप घर में रहकर भी 2 वक्त की रोटी आसानी से कमा सकती हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। और अब बात करते हैं पहाड़ की एक और खासियत की। तो पहाड़ में बनने वाली हर्बल टी की मांग पहाड़ से लेकर मैदान तक खूब है और जिससे पहाड़ की महिलाएं और युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। इन दिनों देश भर में हर्बल टी की मांग बढ़ी हुई है। कोरोना काल में पिछले 2 महीने में इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में गिलोय और तुलसी की तेजी से मांग बढ़ी है और इसकी डिमांड दिल्ली, मुंबई सहित कई महानगरों से आ रही है। अल्मोड़ा के हवालबाग में महिलाओं ने पिछले 2 महीने में ही 2 लाख की हर्बल टी बेच दी है और चाय की मांग बढ़ने से महिलाएं भी खुश हैं। हमने अभी तक यहाँ लोकल में ग्रामीण लोगों से तुलसी, रोजमेरी, थाइम, गिलोय आदि खरीदकर उसे अपनी यूनिट में प्रोसेस करके उसका चाय व काढ़े में यूज करके अभी तक लगभग 2 लाख के करीब की चाय बेच दी है। आजीविका परियोजना की मदद से हवालबाग में हर्बल टी यूनिट लगाई है, जिसमें गांव की महिलाएं ही हर्बल टी को गांव से लाकर पैकिंग करती हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान सिर्फ 5 महिलाएं पैकिंग के लिए यूनिट में आ रही हैं। महिलाएं घर के पास रोजगार मिलने और चाय की मांग में इजाफा होने से काफी खुश हैं। गिलोय और तुलसी की चाय की बहुत डिमांड आती है। 2-3 महीने से तो ये लॉकडाउन के बाद हमने गिलोय और तुलसी की चाय इतनी भेजी, मतलब इधर उधर, और 5-5 लोग आते हैं और ग्रुप बना के हम इसको पैक करते हैं और इसको भेजते हैं। आप में हुनर है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये कर दिखाया है हवालबाग की महिलाओं ने, जिन्होंने कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर्बल टी की पैकिंग शुरू की, जिसकी मांग आज देश भर में बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और इसी अच्छी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।